ब्योमकेश से मेरी पहली मुलाकात सन 1925 की वसंत ऋतु में हुई थी। मैं यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकला था। मुझे नौकरी वगैरह की कोई चिंता नहीं थी। अपना खर्च आसानी से चलाने के लिए मेरे पिता ने बैंक में एक बड़ी रकम जमा कर दी थी, जिसका ब्याज मेरे कलकत्ता में रहने के लिए पर्याप्त था। इसमें बोर्डिंग हाउस में रहना, खाना पीना आसानी से हो जाता था। इसलिए मैंने शादी वगैरह के बंधन में न बंधकर साहित्य और कला के क्षेत्र में अपने को समर्पित करने का निर्णय लिया। युवावस्था की ललक थी कि मैं साहित्य और कला के क्षेत्र में कुछ ऐसा कर दिखाऊं जो बंगाल के साहित्य में काया पलट कर सके। युवावस्था के इस दौर में बंगाल के युवाओं में ऐसी अभिलाषा का होना कोई आश्चर्य नहीं माना जाता, पर अक्सर होता यह है कि इस दिवा स्वप्न को टूटने में ज्यादा समय नहीं लगता। जो भी हो, मैं ब्योमकेश से अपनी पहली भेंट की कहानी को ही आगे बढ़ाता हूं। कलकत्ता को भरपूर जानने वाले भी शायद यह नहीं जानते होंगे कि कलकत्ता के केंद्र स्थल में एक ऐसा भी इलाका है जिसके एक ओर बंगालियों की अभावग्रस्त बस्ती है, दूसरी ओर एक और गंदी बस्ती और तीसरी ओर पीत वर्ग के चीनियों की कोठरियां हैं। इस त्रिकोण के बीचों बीच त्रिभुजाकार जमीन का टुकड़ा है, जो दिन में तो और स्थानों की तरह सामान्य दिखाई देता है, किंतु शाम होने के बाद उसकी पूरी काया पलट हो जाती है। 8 बजते बजते सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के शटर गिर जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं और रात का सन्नाटा पसर जाता है। कुछ एक पान सिगरेट की दुकानों को छोड़कर सभी कुछ अंधकार में विलीन हो जाता है। सड़कों पर केवल छाया और परछाइयां यदा कदा दिखाई दे जाती हैं। यदि कोई आगंतुक इस ओर आ भी जाता है तो कोशिश करता है कि जल्द से जल्द इस इलाके को पार कर ले। मैं ऐसे इलाके के पड़ोस में स्थित बोर्डिंग हाउस में कैसे आया, ये बताने का कोई फायदा नहीं। इतना कहना काफी है कि दिन के उजाले में मुझे ऐसा किसी प्रकार का संदेह नहीं हुआ। दूसरे, मुझे मेस के ग्राउंड फ्लोर में एक बड़ा हवादार कमरा उचित किराए पर मिल रहा था, इसलिए मैंने तुरंत ले लिया। ये तो मुझे बाद में पता लगा कि उन सड़कों पर हर महीने 2-3 कटी फटी लाशों का मिलना आम बात है, और यह कि सप्ताह में कम से कम एक बार पास पड़ोस में पुलिस का छापा पड़ना कोई विस्मय की बात नहीं है। लेकिन तब तक रहते हुए मुझे अपने कमरे से एक प्रकार का लगाव हो गया था, और अब बोरिया बिस्तर लेकर कहीं और जाने की मेरी इच्छा नहीं थी। दिन छिपे अक्सर मैं कमरे में ही रहकर अपनी साहित्यिक गतिविधियों में तल्लीन रहता, इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से भय का कोई कारण दिखाई नहीं देता था। मेस के प्रथम तल में कुल मिलाकर 5 कमरे थे। प्रत्येक में केवल एक व्यक्ति था। ये 5 महानुभाव मध्य वय के थे, जिनके परिवार कलकत्ता से बाहर गांव या अन्य नगरों में थे। वे कलकत्ता में नौकरी करते थे। हर शनिवार की शाम को वे अपने घरों के लिए प्रस्थान कर जाया करते और सोमवार को अपने दफ्तर जाने के लिए हाजिर हो जाते। ये लोग एक लंबे अरसे से इस मेस में ही रहते आए थे। हाल ही में उनमें एक सज्जन नौकरी से रिटायर होकर घर चले गए तो वह खाली कमरा मुझे मिल गया। दफ्तर से आने के बाद ये सभी सज्जन एक जगह एकत्र होकर जब ब्रिज या पोकर खेलते तो उनकी ऊंची आवाजों से मेज गूंजने लगता। अश्विनी बाबू ब्रिज में माहिर थे और उनके जोड़ीदार घनश्याम बाबू जब जब बाजी हार जाते तब हंगामा खड़ा कर देते। ठीक 9 बजे महाराज खाने का ऐलान करता तो सब खेल की बाजी भूलकर शांति से खाने की मेज पर बैठ जाते और खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों के लिए प्रस्थान कर जाते। मेस का यह क्रम बिना किसी परिवर्तन के बड़े आराम से चलता रहता था। मैं भी इस जीवन क्रम का एक भाग बन गया था। मकान मालिक अनुकूल बाबू का कमरा भी ग्राउंड फ्लोर पर था। वे पेशे से होम्योपैथ डॉक्टर थे। व्यवहार में सीधे साधे और मिलनसार सज्जन थे। संभवतः वे भी कुंवारे थे, क्योंकि उस घर में कोई परिवार था ही नहीं। वे किराएदारों की जरूरतों की देखभाल करते और दोनों समय खाने और नाश्ते का प्रबंध करते थे। यह सब वे बड़ी मुस्तैदी से पूरा करते थे। किसी तरह की कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं थी। महीने की पहली तारीख को 25 रुपए के भुगतान के बाद महीने भर किसी को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रह जाती थी। डॉक्टर गरीब रोगियों में अपनी दवा के लिए काफी मशहूर थे। रोजाना सुबह और शाम उनके कमरे के बाहर मरीजों की कतार लग जाती थी। वे अपनी दवा के लिए बहुत ही मामूली फीस लेते थे। रोगी को देखने के लिए वे बहुत कम ही जाते थे, और जाते भी थे तो उसकी फीस नहीं लेते थे। जल्दी ही मैं भी उनका प्रशंसक बन गया।
रोजाना लगभग 10 बजे मेस के सभी सज्जन अपने दफ्तर चले जाते और पूरे मेस में हम दो ही रह जाते। अक्सर हम लोग दोपहर का खाना एक साथ ही खाते और सारी दोपहर समाचार पत्रों की हेडलाइंस पर चर्चा करने में बीत जाती। यद्यपि डॉक्टर सादे व्यवहार वाले व्यक्ति थे, किंतु उनमें एक विशेषता थी। उनकी आयु 40 से ज्यादा नहीं थी और नाम के आगे कोई डिग्री वगैरह भी नहीं थी, किंतु उनका ज्ञान अपार था। किसी भी विषय में उनकी जानकारी और अपरिमित ज्ञान को देखकर मुझे कभी कभी आश्चर्य होता था और मैं चकित होकर उनकी बातों को सुनता रहता था। मैं जब उनकी प्रशंसा में कुछ कहता तो शर्माकर इतना ही कहते, दिन भर करने को तो कुछ है नहीं, इसलिए घर पर ही रहकर पढ़ता रहता हूं। मुझे सारा ज्ञान इन पुस्तकों से ही मिला है। मुझे रहते हुए कुछ महीने ही हुए थे। एक दिन सुबह करीब 10 बजे मैं अनुकूल बाबू के कमरे में बैठा अखबार पढ़ रहा था। अश्विनी बाबू मुंह में पान दबाकर अपने काम पर निकल गए थे। उसके बाद घनश्याम बाबू गए। जाने से पहले उन्होंने डॉक्टर से दांतों के दर्द के लिए दवा ली और चले गए। शेष 2 सज्जन भी समय होते होते प्रस्थान कर गए। मेस दिन भर के लिए खाली हो गया। कुछ रोगी अब भी डॉक्टर के इंतजार में खड़े थे, जिन्हें दवा देकर डॉक्टर ने अपना चश्मा माथे पर चढ़ाया और बोले, आज अखबार में कोई खास समाचार है क्या? हमारे पड़ोस में कल रात फिर से पुलिस ने छापा मारा है। यह तो रोजाना का किस्सा है। अनुकूल मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल पड़ोस में, मकान नंबर 36, किसी शेख अब्दुल गफ्फूर के घर में। अच्छा, मैं जानता हूं उस व्यक्ति को, वह अक्सर इलाज के लिए मेरे पास आता है। क्या खबर में है कि किस चीज के लिए छापा मारा गया? कोकेन, यह रहा, पढ़ लीजिए। मैंने अखबार दैनिक कालकेतु उन्हें पकड़ा दिया। अनुकूल बाबू ने माथे पर अटके चश्मे को नीचा करके पढ़ना शुरू किया। गत रात पुलिस ने स्ट्रीट स्थित मकान नंबर 36 शेख अब्दुल गफ्फूर के घर पर छापा मारा। हालांकि छापे में कोई गैर कानूनी चीज नहीं पाई गई, तथापि पुलिस को यकीन है कि इस इलाके में कोई गुप्त स्थान है जहां कोकेन का गैर कानूनी धंधा चलता है और उसकी सप्लाई पास पड़ोस तथा अन्य स्थानों में की जाती है। काफी समय से यह अनैतिक गैंग बड़ी चालाकी से इस गैर कानूनी धंधे को चला रहा है। यह शर्म और खेद की बात है कि अब तक इस गुप्त अड्डे का पर्दाफाश नहीं हो पाया है और अड्डे का नेता रहस्य में छुपा बैठा है। अनुकूल बाबू कुछ सोचने के बाद बोले, यह सही है। मुझे भी लगता है कि इस इलाके में गैर कानूनी नशीली चीजों का कोई बड़ा गुप्त वितरण केंद्र है। मुझे कभी कभी इसके चिन्ह भी दिखाई दे जाते हैं। जानते हैं कैसे? इतने मरीज जो मेरे पास आते हैं, उनमें से नशेड़ी चाहे जो भी करे, वह डॉक्टर से कोकेन का नशा नहीं छुपा सकता। लेकिन यह अब्दुल गफ्फूर, मुझे नहीं लगता कोकेन का नशा करता है। मैं जानता भी हूं कि नशा करता है, पर अफीम का। यह उसने खुद मुझे बताया है। अनुकूल बाबू, पड़ोस में इतनी हत्याएं होती हैं, क्या आप सोच सकते हैं इसकी वजह क्या हो सकती है? मैंने पूछा। इसका बहुत ही आसान स्पष्टीकरण है। जो लोग गैर कानूनी नशीली चीजों का व्यापार करते हैं, उन्हें हमेशा भय रहता है कि वे पकड़े न जाएं। इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि उनके रहस्य को जान लेता है तो उनके पास उसे खत्म करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रहता। इसे ऐसे समझने की कोशिश करें, मान लो कि मैं कोकेन का अवैध धंधा करता हूं और तुम यह जान लेते हो, तो मेरे लिए तुम्हारा जिंदा रहना क्या मुझे सुरक्षा दे पाएगा? अगर तुमने पुलिस के सामने अपना मुंह खोला तो न सिर्फ मुझे जेल जाना होगा, बल्कि मेरा इतना बड़ा व्यापार डूब जाएगा, करोड़ों रुपए का माल जब्त हो जाएगा। क्या मैं यह सब होने दूंगा? और वे हंसने लगे। मैंने कहा, लगता है आपने अपराध मनोविज्ञान पर गहन अध्ययन किया है। हां, यह मेरी दिलचस्पी का एक विषय है। उन्होंने अगड़ाई ली और उठ खड़े हुए। मैं भी उठने का सोच ही रहा था कि कमरे में एक व्यक्ति ने प्रवेश किया। उसकी अवस्था लगभग 23-24 वर्ष होगी। देखने सुनने में वह पढ़ा लिखा नौजवान दिखाई देता था। उसका रंग साफ था, अच्छी कदकाठी और देखने में आकर्षक तथा बुद्धिमान लग रहा था। लेकिन उसे देखकर लगता था कि वह बुरे समय से गुजर रहा है। उसके कपड़े अस्त व्यस्त और उलझे बाल थे, जैसे उनमें कई दिनों से कंघी नहीं की गई हो। उसके जूते भी गर्द से लिपटे हुए थे। उसके मुंह पर आतुरता झलक रही थी। उसने मुझे देखा, फिर अनुकूल बाबू की ओर देखकर बोला, मुझे पता लगा है कि यह बोर्डिंग हाउस है। यहां क्या कोई रूम खाली है? हम दोनों ने उसकी ओर कुछ आश्चर्य से देखा। अनुकूल बाबू ने सिर हिलाया और कहा, नहीं। आप काम क्या करते हैं श्रीमान?
वह नौजवान थका होने के कारण मरीजों की बेंच पर बैठ गया और बोला, फिलहाल तो मैं अपने आप को जीवित रखने के जुगाड़ में लगा हूं। नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हूं और सिर छुपाने की जगह ढूंढ रहा हूं, लेकिन इस अभागे शहर में एक अच्छा बोर्डिंग हाउस ढूंढना भी असंभव है। सब जगह हाउसफुल है। सहानुभूतिपूर्वक अनुकूल बाबू ने कहा, सीजन के बीच में कोई जगह मिल पाना मुश्किल होता है। आपका नाम क्या है श्रीमान? अतुल चंद्र मित्र। जब से मैं कलकत्ता आया हूं, मैं नौकरी के लिए भटक रहा हूं। जो छोटी सी रकम मैं अपने गांव में सब कुछ बेच कर लाया था, वह भी अब समाप्त होने को है। मेरे पास मात्र 25-30 रुपए ही बचे हैं, जो यदि मुझे दोनों वक्त खाना पड़े तो ज्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं एक अच्छे मेस को ढूंढ रहा हूं, ज्यादा दिन के लिए नहीं, बस यही कोई महीना 20 दिन के लिए। यदि मुझे दोनों वक्त खाना मिल जाए और रहने के लिए जगह तो मैं अपने आप को संभाल लूंगा। अनुकूल बाबू ने कहा, मुझे अत्यंत दुख है अतुल बाबू, मेरे सभी कमरे लगे हुए हैं। अतुल ने एक निश्वास छोड़ते हुए कहा, तो ठीक है, क्या किया जा सकता है? मुझे जाना होगा। कोशिश करता हूं, यदि पड़ोस की उड़िया बस्ती में कुछ मिल जाए। मेरी एक ही चिंता है, रात में मेरे पैसे कहीं चोरी ना हो जाए। क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? डॉक्टर पानी लाने अंदर चले गए। मुझे उस निस्सहाय नौजवान पर दया आ रही थी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मैंने कहा, मेरा कमरा काफी बड़ा है, उसमें आसानी से 2 व्यक्ति रह सकते हैं। यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो? अतुल उछल पड़ा और बोला, आपत्ति? क्या कह रहे हैं श्रीमान? ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। उसने तुरंत पॉकेट से नोटों का बंडल निकाल लिया और बोला, मुझे कितना देना होगा आप बताइए। आपकी बड़ी दया होगी यदि आप मेरा किराया पहले ही जमा कर लें। देखिए, मैं कोई। उसकी आतुरता देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, सब ठीक है, आप किराया बाद में दे सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। अनुकूल बाबू पानी लेकर आ गए तो मैंने उनसे कहा, यह नौजवान परेशानी में है, यहां फिलहाल मेरे साथ रह सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। आभार से अनुग्रहित होकर अतुल ने कहा, इन्होंने बड़ी दया दिखाई है, लेकिन मैं आपको अधिक समय के लिए कष्ट नहीं दूंगा। इसी बीच यदि मैं कहीं और व्यवस्था कर पाया तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। उसने पानी का गिलास खत्म करके मेज पर रख दिया। अनुकूल बाबू ने विस्मित होकर मुझे देखा और बोले, आपके कमरे में? यह भी ठीक है। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं तो मुझे क्या कहना है, आपके लिए भी ठीक ही रहेगा। रूम का भाड़ा आधा आधा बढ़ जाएगा। मैंने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, यह कारण नहीं है। बात दरअसल यह है कि यह नौजवान लगता है परेशानी में है। डॉक्टर हंसा और बोला, हां, ऐसा लगता है। तब ठीक है अतुल बाबू, जाइए, अपना सामान ले आइए, आपका यहां स्वागत है। जी हां, अवश्य। मेरे पास अधिक सामान नहीं है, बस एक बेडिंग और एक कैनवास बैग। मैं दोनों को होटल में दरबान के पास छोड़कर आया हूं, मैं अभी जाकर ले आता हूं। मैंने कहा, ठीक है, जाइए और लौटकर लंच हमारे साथ ही लीजिए। यह तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है, अतुल ने अपनी दृष्टि से मुझे आभार प्रकट करते हुए कहा और चला गया। उसके प्रस्थान के बाद कुछ मिनट तक हम चुपचाप रहे। अनुकूल बाबू गिलास धोने में जैसे खो गए तो मैंने पूछ लिया, क्या सोच रहे हैं अनुकूल बाबू? उन्होंने सजग होकर कहा, नहीं, कुछ नहीं, किसी की परेशानी में उसकी मदद करना अच्छा काम है। आपने जो किया ठीक किया, लेकिन जैसा कि आप भी वह कहावत जानते होंगे कि जाने सुने बिना किसी को अपने यहां रख लेना। जो भी हो, मैं समझता हूं हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। वे उठे और कमरे से बाहर चले गए। अतुल मित्र ने मेरे कमरे में रहना शुरू कर दिया। अनुकूल बाबू ने उसके लिए एक चारपाई मेरे कमरे में लगवा दी। अतुल दिन में कुछ ही समय के लिए दिखाई देता, अधिकतर वह बाहर ही रहता। वह सुबह ही नौकरी की तलाश में निकल जाता और देर रात 11 बजे के आसपास लौटता। लंच के बाद भी वह बाहर चला जाता, लेकिन जितना अल्प समय भी वह मेस में बिताता, वह उसके लिए सभी लोगों से दोस्ती करने के लिए पर्याप्त था। शाम को कॉमन रूम में रोजाना उसका बेसब्री से इंतजार होता, लेकिन चूंकि उसको ताश खेलना नहीं आता था, वह थोड़ी देर बाद चुपचाप नीचे डॉक्टर से गप मारने चला जाता। उससे मेरी दोस्ती जल्दी ही हो गई, क्योंकि हम दोनों हम उम्र थे, इसलिए जल्दी ही हमारे बीच में औपचारिकताएं खत्म हो गईं। अतुल के आने के बाद 1 सप्ताह सब कुछ शांति से बीता, लेकिन उसके बाद मेस में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। एक दिन शाम को मैं और अतुल अनुकूल बाबू से बातचीत कर रहे थे। मरीजों की भीड़ घटकर कम रह गई थी।
इक्का दुक्का रोगी अब भी आ रहे थे। अनुकूल बाबू उनको दवा दे रहे थे। साथ साथ कैश बॉक्स संभालते हुए हम लोगों से बातें भी कर रहे थे। इलाके में कुछ गर्मा गर्मी थी और अफवाहों का बाजार गर्म था, क्योंकि पिछली रात हमारे मेस के सामने के मैदान में हत्या हो गई थी और लाश सुबह मिली थी। अफवाहें इसलिए भी गर्म थीं क्योंकि लाश की पहचान में वह व्यक्ति गरीब तबके का अबंगाली प्रतीत होता था, किंतु उसकी धोती के फेंटे से 100 के नोटों की गड्डी बरामद हुई थी। डॉक्टर का कहना था यह सब कोकेन की तस्करी से ताल्लुक रखता है, क्योंकि यदि हत्या पैसों के लिए की गई होती तो मरने वाले के फेंटे से 1000 के नोटों का बंडल कैसे बरामद होता। मेरा मानना है कि वह व्यक्ति कोकेन खरीदने आया था और इसी दौरान उसे स्मगलर के अड्डे के कुछ रहस्य पता लग गए। हो सकता है उसने पुलिस में जाने की या फिर ब्लैकमेल करने की धमकी दी हो। तो उसके बाद अतुल ने कहा, मैं ये सब नहीं जानता सर, मैं तो डर गया हूं। आप लोग कैसे इस इलाके में रहते हैं? मुझे यदि पहले पता होता तो। डॉक्टर ने हंसकर कहा, तब क्या करते? ज्यादा से ज्यादा पड़ोस के उड़िया बस्ती में जाते, है ना? लेकिन देखिए, हमें कोई डर नहीं लगता। मैं इस इलाके में पिछले लगभग 10 वर्षों से रह रहा हूं। मैंने कभी किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया है। मुझे आज तक कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुई है। अतुल ने आहिस्ता से कहा, अनुकूल बाबू, मुझे यकीन है आपको भी कुछ रहस्य की जानकारी होगी, है ना? एकाएक हमें एक आवाज सुनाई दी। हमने पीछे घूमकर देखा कि अश्विनी बाबू दरवाजों से झांककर हमारी बातें सुन रहे हैं। उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। मैंने पूछा, क्या बात है अश्विनी बाबू, आप यहां नीचे इस समय क्या कर रहे हैं? अश्विनी घबरा गए और बड़बड़ाए, नहीं, कुछ नहीं, मैं तो, मुझे बीड़ी चाहिए थी, और बड़बड़ाते हुए ऊपर सीढ़ी चढ़ गए। हम सब ने बारी बारी से एक दूसरे को देखा। हम सभी में बुजुर्ग अश्विनी बाबू के लिए काफी सम्मान था, किंतु वे नीचे आकर चुपचाप हमारी बातें सुन रहे थे। हम लोग जब रात के खाने पर बैठे तो पता चला कि अश्विनी बाबू पहले ही खा चुके हैं। खाने के बाद मैंने रोज की तरह अपना चरूट सुलगाया और अपने कमरे में जाने के लिए उठ गया। कमरे में मैंने देखा अतुल जमीन पर केवल तकिया लगाए लेटा है। मुझे कुछ आश्चर्य हुआ, क्योंकि अभी इतनी गर्मी नहीं पड़ी थी कि फर्श पर सोया जाए। कमरे में अंधकार था और अतुल भी चुपचाप लेटा था। मुझे लगा वह थक कर सो गया है। लाइट जलाने से अतुल जाग जाएगा, इसलिए पढ़ना या लिखना तो हो नहीं सकता। उसकी कमी को मैं कमरे में छलकर ही पूरी करना चाहता था। इतने में मुझे अश्विनी बाबू का ख्याल आया। मुझे लगा मुझे जाकर देखना चाहिए। हो सकता है उनकी तबीयत ठीक ना हो। उनका कमरा मेरे कमरे से 2 कमरे छोड़कर था। कमरा खुला हुआ था और मेरे आवाज देने पर कोई उत्तर नहीं मिला तो उत्सुकतावश मैं कमरे में घुसा। लाइट का स्विच दरवाजे के पीछे था। मैंने लाइट जलाकर देखा, कमरा खाली है। मैंने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो वास्तव में वे इतनी रात में गए तो गए कहां? एकाएक याद आया, हो सकता है वे नीचे डॉक्टर से दवा लेने गए हों। यह सोचकर मैं तेजी से नीचे गया। डॉक्टर का दरवाजा अंदर से बंद था, वे शायद सो गए थे। मैं दरवाजे के बाहर कुछ मिनट असमंजस में खड़ा रहा। मैं वापस जा ही रहा था कि मुझे कमरे के भीतर कुछ आवाजें सुनाई दीं। अश्विनी बाबू ऊंची आवाज में कुछ कह रहे थे। पहले तो मुझे लगा मैं उनकी बातें सुनूं, फिर अपने पर नियंत्रण करके सोचा अश्विनी बाबू शायद अपनी बीमारी डॉक्टर को बता रहे हैं। मुझे नहीं सुनना चाहिए और मैं चुपचाप सीढ़ी चढ़कर अपने कमरे में आ गया। देखा अतुल ज्यों की ज्यों वैसे ही फर्श पर लेटा है। मेरे अंदर आते ही उसने गर्दन उठाकर मुझसे पूछा, अश्विनी बाबू अपने कमरे में नहीं है ना? मैं उसकी बात से चौंक गया। नहीं, पर क्या तुम सोए नहीं हो? हां, अश्विनी बाबू नीचे डॉक्टर के पास हैं। तुम्हें कैसे मालूम? इसके लिए बस एक काम करने की जरूरत है। फर्श पर लेट जाओ और अपने कानों को तकिए से लगा दो। क्या तुम पागल हो गए क्या? मैं पागल नहीं, ठीक हूं। जरा तुम यह कोशिश करो। उत्सुकतावश मैंने भी फर्श पर लेटकर तकिए पर कान लगाए। कुछ क्षण बाद मुझे दोनों की आवाजें साफ साफ सुनाई देने लग गईं और तब मुझे अनुकूल बाबू की तेज आवाज सुनाई दी। वे कह रहे थे, लगता है आप उत्सुकता में ज्यादा व्याकुल हो गए हैं। ये कुछ नहीं, ये केवल आपके मस्तिष्क का भ्रम है। गहरी नींद में ऐसा अक्सर हो जाता है। मैं आपको दवा दे रहा हूं, उसे खाकर सोने चले जाएं।
सुबह उठकर भी यदि आपको ऐसा कुछ लगे तो आप चाहे जो कर लीजिएगा। अनुकूल बाबू का उत्तर जरा अस्पष्ट था। नीचे से कुर्सी सरकाने की आवाजों से लगा कि दोनों उठ गए हैं। मैं यह कहते हुए फर्श से उठ गया। मैं तो यह भूल ही गया था कि डॉक्टर का कमरा हमारे कमरे के ठीक नीचे है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, मामला क्या है? अश्विनी बाबू को हुआ क्या है? अतुल ने जम्हाई लेते हुए कहा। कौन जाने, बहुत रात हो गई, चलो सोते हैं। संदेह को मिटाने के लिए मैंने पूछ लिया, आप फर्श पर क्यों लेटे थे? अतुल बोला, दिन भर सड़कों को नापते नापते मैं बहुत थक गया था और मुझे फर्श ठंडा लगा, इसलिए मैं लेट गया। लेकिन आपके आने से पहले इनकी आवाजें कान में पड़ने लगीं और मैं जाग गया। मुझे अश्विनी बाबू के सीढ़ियों पर चढ़ने की पदचाप सुनाई दी। वे अपने कमरे में घुसे और दरवाजा बंद की आवाज हुई। मैंने अपनी घड़ी देखी, 11 बज रहे थे। अतुल भी सो चुका था और मेस में सब शांत हो गया था। मैं लेटे हुए अश्विनी बाबू के बारे में सोचता रहा और कुछ देर बाद सो गया। सुबह होते ही अतुल ने मुझे जगाया। 7 बजे थे। ए भाई उठो, यहां कुछ गोलमाल है। क्यों, क्या हुआ है? अश्विनी बाबू कमरा नहीं खोल रहे हैं। वे आवाज देने पर उत्तर भी नहीं दे रहे हैं। क्या हुआ है उन्हें? कोई नहीं जानता, आओ चलकर देखें। और तेजी से वह कमरे से निकल गया। मैं उसके पीछे पीछे गया तो सभी अश्विनी बाबू के कमरे के सामने एकत्र थे। जोर जोर की आवाजों में तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे और दरवाजा पीटा जा रहा था। अनुकूल बाबू भी नीचे से आ गए थे। सभी लोग बहुत उत्सुक दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अश्विनी बाबू को इतनी देर तक सोने की आदत नहीं थी, और यदि सो भी रहे थे तो क्या दरवाजे को इतना भड़भड़ाने पर भी उनकी नींद नहीं खुली थी? अतुल ने अनुकूल बाबू के पास जाकर कहा, देखिए, हम लोग दरवाजा तोड़ देते हैं, मुझे दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। अनुकूल बाबू ने हां में हां मिलाते हुए कहा, हां हां, और कोई चारा नहीं है। संभव है वे बेहोश हों, अन्यथा क्यों नहीं उत्तर दे रहे। हमें अधिक देर नहीं करनी चाहिए, कृपया सब मिलकर दरवाजा तोड़ डालिए। दरवाजा लकड़ी का था, मोटाई लगभग 1.5 इंच रही होगी और उसमें येल ताला लगा था। लेकिन जब अतुल के साथ साथ कई लोगों ने जोर का धक्का मारा तो ब्रिटिश ताला एक आवाज के साथ दरवाजे के साथ टूटकर गिर गया। दरवाजा गिरते ही जो दृश्य हमारे सामने आया, उसे देखकर भय और दहशत से हमारी सांसें थम गईं। अश्विनी बाबू कमरे के अंदर पीठ के बल लेटे हुए थे। उनका गला एक ओर से दूसरी ओर तक कटा हुआ, खून की धार फर्श पर उनके सिर के नीचे से होते हुए कंधे के नीचे जमकर लाल मखमल के टुकड़े जैसी दिखाई दे रही थी। उनके दाहिने हाथ की उंगलियों के नीचे खून से लथपथ रेजर ब्लेड एक दुष्ट की तरह हमारी नजरों का मजाक उड़ा रहा था। हम सब जड़ गए, जैसे उसी स्थान पर खड़े रह गए। उसके बाद अतुल बाबू और अनुकूल बाबू दोनों ने एक साथ कमरे में प्रवेश किया। अनुकूल बाबू ने घृणा मिश्रित चिंता से लाश को देखा और उखड़ी आवाज में बड़बड़ाए, ओ बाबा, क्या भयानक। अश्विनी बाबू ने अपना जीवन अपने आप ही ले लिया। लेकिन अतुल की दृष्टि लाश पर नहीं थी। उसकी नजर कमरे की प्रत्येक वस्तु और कमरे के हर एक कोने पर तेज कटार की तरह घूम रही थी। उसने पहले चारपाई को देखा, सड़क पर खुलने वाली खिड़की से झांक कर देखा और हम लोगों के पास आकर धीरे से कहा, आत्महत्या नहीं, हत्या है, एक जघन्य हत्या है। मैं पुलिस को बताने जा रहा हूं, कृपया कोई भी किसी चीज को हाथ न लगाए। अनुकूल बाबू बोले, क्या बात कर रहे हैं अतुल बाबू, हत्या? लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद था। और फिर वह देखिए, उन्होंने खून से लटपट हथियार की ओर इशारा किया। अतुल ने सिर हिलाते हुए कहा, यह जो भी हो, लेकिन यह हत्या है। आप सब लोग यहीं रहें, मैं अभी पुलिस को बुलाकर लाता हूं। वह तेजी से बाहर चला गया। अनुकूल बाबू हाथों में अपना सिर पकड़कर बैठ गए। हे भगवान, यह सब मेरे ही घर में होना था। पुलिस ने हम सभी से पूछताछ की, जिसमें नौकर और महाराज भी शामिल थे। लेकिन अश्विनी बाबू की मृत्यु पर किसी के बयान से यह पता नहीं लग पाया कि उनकी हत्या क्यों हुई। अश्विनी बाबू एक सीधे साधे सज्जन थे, जिनके मेस तथा दफ्तर के अलावा और कोई दोस्त नहीं थे। वे प्रत्येक शनिवार को अपने घर जाया करते थे। इस साप्ताहिक क्रम में पिछले 10-12 वर्षों से कभी चूक नहीं हुई थी। पिछले कुछ समय से वे डायबिटीज रोग से ग्रस्त थे। ऐसी कुछ ही बातों का पता चल पाया। डॉक्टर ने अपना बयान दिया। जो कुछ उसने कहा, उसने अश्विनी बाबू की मृत्यु को और गूढ़ बना दिया। अश्विनी बाबू मेरे मेस में पिछले 12 वर्षों से रह रहे थे।
उनका घर बर्दवान जिले के हरिहरपुर ग्राम में है। वे एक मर्केंटाइल फर्म में नौकरी करते थे, जहां उनका वेतन 130 रुपया था। इतनी कम आय में कलकत्ता में सपरिवार रहना संभव नहीं था, इसलिए वे अकेले ही मेस में रहते थे। जहां तक मैं जानता हूं, अश्विनी बाबू एक सीधे साधे और जिम्मेदार सज्जन थे। वे उधार लेने पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन पर कोई कर्ज वगैरह नहीं था। जहां तक मैं जानता हूं, उनमें नशे आदि का कोई ऐब नहीं था। इस मेस का हर व्यक्ति इस बात की तस्दीक कर सकता है। उनके पूरे प्रवास में मैंने उनमें कभी कोई संदिग्ध आचरण नहीं पाया। पिछले कुछ महीने से उन्हें डायबिटीज की शिकायत थी, इसलिए मैं उनका उपचार कर रहा था, लेकिन मैंने कभी उनमें कोई मानसिक विकार का संकेत नहीं पाया। कल पहली बार मैंने उनका व्यवहार कुछ असामान्य पाया। कल सुबह लगभग 9:45 पर मैं अपने कमरे में बैठा था, जब एकाएक अश्विनी बाबू अंदर आए और बोले, डॉक्टर, मैं प्राइवेट में आपसे कुछ विमर्श करना चाहता हूं। मैंने कुछ आश्चर्य से उन्हें देखा। वे काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। मैंने पूछा, क्या बात है? उन्होंने चारों तरफ देखा और आहिस्ता से बोले, अभी नहीं, फिर कभी, और जल्दबाजी में अपने दफ्तर के लिए निकल गए। शाम को अजित बाबू, अतुल बाबू और मैं बात कर रहे थे। तब अजित बाबू ने पीछे मुड़कर देखा कि अश्विनी बाबू दरवाजे के पीछे छुपकर हमारी बातें सुन रहे हैं। जब हमने उन्हें पुकारा तो कुछ बहाना बनाते हुए तेजी से चले गए। हम सभी आश्चर्यचकित थे कि उन्हें क्या हुआ है। तब लगभग 10 बजे वे मेरे कमरे में आए। उनके चेहरे से यह स्पष्ट हो रहा था कि उनके दिमाग में कुछ उथल पुथल हो रही है। उन्होंने घुसते ही दरवाजा बंद कर लिया और कुछ देर तक कुछ बड़बड़ाते रहे। पहले तो बोले कि उन्हें भयंकर सपने आ रहे हैं, और फिर बोले उन्हें कुछ भयानक रहस्यों का पता लगा है। मैंने उन्हें शांत करने के लिए प्रयास किया, किंतु वे उत्तेजना में बोलते गए। आखिरकार मैंने उन्हें सोने की दवा देकर कहा कि आज की रात वे इसे खाकर सो जाएं। मैं कल सुबह आपकी बातें सुनूंगा। वे दवा लेकर ऊपर अपने कमरे में चले गए। यह अंतिम बार था जब मैंने उन्हें देखा था, और फिर सुबह यह हो गया। मुझे उनके मानसिक संतुलन के बारे में शक जरूर हुआ था, किंतु मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह क्षणिक व्याकुलता उन्हें अपना ही जीवन लेने पर मजबूर कर देगी। जब अनुकूल ने अपना बयान समाप्त कर दिया, तब इंस्पेक्टर ने पूछा, तो आपका मत यह है कि यह आत्महत्या है? अनुकूल बाबू ने उत्तर दिया, और क्या हो सकता है। फिर भी अतुल बाबू का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं है, यह कुछ और है। इस विषय पर शायद वे मुझसे ज्यादा जानते हैं। वे ही बताएंगे अपने विचार। इंस्पेक्टर ने अतुल बाबू की ओर मुड़कर कहा, अतुल बाबू, आप ही हैं ना? क्या आपके पास कोई कारण है जिसके आधार पर आपकी धारणा है कि यह आत्महत्या नहीं है? जी हां, कोई भी व्यक्ति अपना गला इतने विभत्स तरीके से नहीं काट सकता। आपने लाश देखी है? जरा सोचिए, यह असंभव है। इंस्पेक्टर कुछ क्षण तक सोचता रहा, फिर उसने प्रश्न किया, क्या आपको कोई आइडिया है कि हत्यारा कौन हो सकता है? नहीं। क्या आप सोच सकते हैं कि हत्या के पीछे उद्देश्य क्या हो सकता है? अतुल ने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह खिड़की ही हत्या का कारण है। इंस्पेक्टर ने एकाएक चौंक कर पूछा, खिड़की हत्या का कारण है? आपका मतलब हत्यारा इस खिड़की से अंदर आया? नहीं, हत्यारा तो दरवाजे से ही अंदर घुसा। इंस्पेक्टर ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, शायद आपको याद नहीं है कि दरवाजा अंदर से बंद था। मुझे याद है। थोड़ा मजाकिया अंदाज में इंस्पेक्टर बोला, तो क्या अश्विनी बाबू ने हत्या के बाद दरवाजा बंद कर दिया? जी नहीं, हत्यारे ने हत्या के बाद कमरे से बाहर आकर दरवाजा लॉक कर दिया। यह कैसे संभव है? अतुल बाबू मुस्कुराकर बोले, बड़ा आसान है, जरा तसल्ली से सोचिए तो आपको समझ में आ जाएगा। इस सब के बीच अनुकूल बाबू ने दरवाजे को आगे पीछे से देखा और बोले, यह सही है, बिल्कुल सही है। दरवाजा आसानी से अंदर और बाहर दोनों ओर से बंद हो सकता है। हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। देखिए, इसमें यह लॉक लगा है। अतुल ने कहा, दरवाजे में लॉक लग जाता है। यदि आप बाहर से लॉक लगा दें, तब अंदर से खोले बिना वह खुल नहीं सकता। इंस्पेक्टर अनुभवी व्यक्ति था। गहन सोच में अपनी ठोड़ी को अंगुली से ठोंकते हुए बोला, यह मुमकिन है, लेकिन एक बात अभी भी उलझी हुई है।
क्या इसका कोई सबूत है कि अश्विनी बाबू ने रात को दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था? अतुल बोला, नहीं, सच्चाई यह है कि उन्होंने दरवाजा लॉक कर दिया था, इसका सबूत है। मैंने इस बात के सबूत रूप में कहा, यह सही है क्योंकि मैंने दरवाजा बंद करने की आवाज सुनी थी। इंस्पेक्टर बोला, तो ठीक है, तब यह मुमकिन नहीं लगता कि अश्विनी बाबू उठकर अपने हत्यारे के लिए दरवाजा खोलेंगे, है कि नहीं? अतुल ने कहा, नहीं, लेकिन संभवतः आपको याद हो कि अश्विनी बाबू पिछले कुछ महीनों से एक बीमारी से ग्रस्त थे। बीमारी? ओह, आप ठीक कह रहे हैं अतुल बाबू, यह बात तो मेरे दिमाग से निकल ही गई। और फिर बड़े इत्मीनान से इंस्पेक्टर उसकी ओर मुड़कर बोला, मैं देख रहा हूं आप काफी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, क्यों नहीं पुलिस में भर्ती हो जाते? पुलिस में काफी आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मामला अब भी उलझा पड़ा है और उलझता ही जा रहा है। यदि यह वास्तव में हत्या ही है, तब यह स्पष्ट है कि हत्यारा बहुत ही शातिर है। क्या आप लोगों को यहां किसी पर संदेह है? उसने सभी को बारी बारी से देखना शुरू कर दिया। हम सभी ने अपनी गर्दन हिलाकर इनकार कर दिया। अनुकूल बाबू ने कहा, देखिए सर, आप शायद जानते होंगे इस इलाके में आए दिन हत्या होना बड़ी बात नहीं है। अभी परसों ही एक हत्या इस घर के ठीक सामने हुई थी। मेरा मानना है कि यह सारी हत्याएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। यदि एक का पता लग जाए तो सभी का रहस्य उजागर हो जाएगा, और यह तभी हो सकता है जब हम वास्तव में अश्विनी बाबू की मृत्यु को हत्या मानकर चलें। इंस्पेक्टर ने कहा, यह बात सही है, लेकिन यदि हम इसके साथ दूसरी हत्याओं को सुलझाना चाहेंगे तो मुझे लगता है यह जांच कभी खत्म ही न होगी। अतुल बोला, यदि आप इस हत्या की तह में जाना चाहते हैं तो केवल इस खिड़की पर ध्यान केंद्रित कीजिए। थके शब्दों में इंस्पेक्टर ने उत्तर दिया, हमें एक नहीं, सभी पहलुओं पर विचार करना होगा अतुल बाबू। मुझे अब आप लोगों के कमरों की तलाशी लेनी है। सभी ऊपर नीचे के कमरों की पूरी छानबीन की गई, किंतु कहीं से हत्या की गुत्थी सुलझने का कोई सुराग नहीं मिल पाया। अश्विनी बाबू के कमरे की भी जांच हुई, किंतु उसमें भी कुछ साधारण पत्रों के अलावा कुछ नहीं मिला। रेजर की खाली डिबिया पलंग के नीचे पड़ी मिली। हम सभी लोग जानते थे कि अश्विनी बाबू अपनी दाढ़ी स्वयं बनाते थे और इसलिए इसे उस डिबिया को पहचानने में मुश्किल नहीं हुई। लाश को पहले ही उठा लिया गया था। उसके बाद उनके रूम को बंद करके सील कर दिया गया। अपना काम करके इंस्पेक्टर दोपहर लगभग 1:30 बजे चला गया। अश्विनी बाबू के परिवार को तार द्वारा खबर कर दी गई थी। शाम तक उनका बेटा निकट संबंधियों सहित आ गया। वे सभी इस दुर्घटना से हतप्रभ थे। यद्यपि हम लोगों का अश्विनी बाबू से कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी हम में से प्रत्येक सदस्य इस घटना से शोक संतप्त था। इसके अतिरिक्त हम लोग भी जान के खतरे से सहमे हुए थे। यदि यह घटना हमारे साथी के साथ हो गई है तो हमारे साथ भी हो सकती है। पूरा दिन इसी उधेड़बुन में व्यतीत हो गया। रात में सोने से पहले मैं डॉक्टर के पास गया। उनके चेहरे पर अब भी गंभीरता छाई हुई थी। पूरे दिन की घटनाओं से उनके शांत और स्थिर चेहरे पर क्लांति और चिंता की रेखाएं उभर आई थीं। मैं उनके पास बैठ गया और बोला, मेरे ख्याल से प्रत्येक सदस्य किसी दूसरी जगह जाने के बारे में सोच रहा है। अनुकूल बाबू ने एक हारी मुस्कान के साथ कहा, इनका इसमें क्या दोष है अजित बाबू? कौन चाहेगा ऐसी जगह रहना जहां ऐसी दुर्घटना होती हो? लेकिन मैं अब तक यही सोच रहा हूं कि यह वास्तव में हत्या है या नहीं, क्योंकि यह तय बात है कि कोई बाहर का व्यक्ति तो यह कर नहीं सकता। जो कुछ हुआ है उसको देखकर तो यही लगता है, क्योंकि हत्यारा प्रथम तल तक पहुंचेगा कैसे? आप सभी जानते हैं कि मेस का दरवाजा रात को अंदर से बंद कर दिया जाता है, इसलिए बाहर का आदमी अंदर आकर सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। फिर अगर मान भी लिया जाए कि हत्यारा असंभव को संभव बनाने में सफल हो भी गया, तो उसे अश्विनी बाबू के कमरे में रेजर ब्लेड कैसे मिल गया? क्या ऐसा नहीं लगता है कि संभावना को ज्यादा ही महत्व दिया जा रहा है? यह सब साबित करता है कि अपराध में बाहरी व्यक्ति का हाथ नहीं है। ऐसी स्थिति में यह काम मेस में रहने वालों को छोड़कर और किसका हो सकता है? हम लोगों में से कौन हो सकता है जो अश्विनी बाबू की जान लेना चाहेगा? अलबत्ता अतुल बाबू जरूर नए हैं, जिनके बारे में हम लोग ज्यादा जानते नहीं हैं। मैं चौंक गया और मुंह से निकल गया, अतुल? अरे नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं।
भला अतुल बाबू क्यों अश्विनी बाबू की जान लेंगे? दोस्तों, इस कहानी का पहला पार्ट यही समाप्त होता है।